So hello everyone and welcome to the very first class of our SketchUp live batch. इस क्लास के अंदर हम बेसिकली देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 40-45 डेज़ के अंदर हम किस तरीके से कंप्लीट स्केचअप को कवर करेंगे, कैसे हम वीरी एंड एंडस्केप पे वर्क करेंगे, किस तरीके से हम डिफरेंट एक्सटेंशंस को कवर करेंगे। आज की जो क्लास होने वाली है वो बेसिकली ब्रीफ होने वाला है। तो जिस स्केचअप वर्जन के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं दैट विल बी स्केचअप प्रो 2021। बेसिकली जो स्केचअप है वो आपके पास दो तरीके से आपके पास अवेलेबल होता है। एक फ्री वर्ज़न होता है जिसको हम एजुकेशनल वर्ज़न बोलते हैं एंड एक प्रोफेशनल वर्ज़न होता है। तो इस ट्रेनिंग के अंदर हम लोग प्रोफेशनल वाले सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे जिसे स्केचअप प्रो के नाम से जानते हैं हम। एंड इसके अलावा हम 5 डिफरेंट एक्सटेंशन को कवर करेंगे एंड 2 डिफरेंट प्लगइन्स को हम कवर करेंगे जिसमें वीरी एंड एंडस्केप इंक्लूडेड है। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि किन किन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो स्केचअप है वो यूज़ होता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि किन किन मेजर रीजंस की वजह से जो स्केचअप है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज स्केचअप को प्रेफर करती हैं। बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिज़ाइनिंग का वर्क होता है, जैसे आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, लैंडस्केपिंग डिज़ाइनिंग है, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग है। इसके अलावा एक्सटीरियर के लिए अलग से होता है। तो काफ़ी सारी टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें जो स्केचअप है वो वाइडली यूज़ किया जाता है। अभी जो स्केचअप है वो प्रेफर इसलिए किया जाता है बिकॉज इसकी अपनी यूएसपी होती है, इसके अपने फीचर्स हैं, इसके अपने एडवांटेजेस हैं। जहाँ पे हम लोग एक्सटेंशंस को ऐड कर देते हैं, हम लोग प्लगइन्स को ऐड कर देते हैं। ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी की टर्म में काफ़ी रिच हो जाता है एंड इन्हीं रीजंस की वजह से जो स्केचअप है उसको काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ प्रेफर करती हैं। हम इस कंप्लीट ट्रेनिंग में इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड लैंडस्केपिंग पे फोकस करने वाले हैं। चाहे आप इंटीरियर में किसी भी थीम पे वर्क कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टाइल पे वर्क कर रहे हो, चाहे आप मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हो, चाहे आप कंटेम्प्रेरी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हो, चाहे आप मिड सेंचुरी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हो, इवन आप शैबी कर रहे हो, शैबी चिक होता है। इसी तरीके से काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो इन सभी स्टाइल्स के लिए स्केचअप को प्रेफर किया जाता है। आप किसी भी स्टाइल पे वर्क करते हैं इंटीरियर के अंदर तो बेसिकली इसमें जो रोल होता है सबसे ज़्यादा वो एलिमेंट्स का होता है, जिसमें जो स्पेस होता है कि आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल है, उसको आपको कैसे मैक्सिमम यूज़ करना है उस स्पेस का, कैसे आप डिफरेंट लाइंस को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। बिकॉज व्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अंदर स्केचअप के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू का, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू का, जहाँ पे आप लाइंस वगैरह को डिफाइन कर सकते हैं, आप डिफरेंट पैटर्न्स पे वर्क कर सकते हैं, आप इन इमेजेस में लाइटिंग का इफेक्ट देख सकते हैं, आप कलर का इफेक्ट देख सकते हैं। ये सभी चीज़ों को आप ईजिली स्केचअप में क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप इस इमेज के अंदर आप यहाँ पे फ्लोरिंग की डिटेल्स देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे इस पैनल के अंदर इस स्लैब के ऊपर देखते हैं तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी शो होगी, आपको एक्सटीरियर के अंदर ट्रीज़ वगैरह विजिबल होंगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे टाइप के इफ़ेक्ट्स आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पोर्शन के अंदर आपको बहुत माइल्ड टोन के अंदर, एक बहुत वार्म टोन के अंदर आपको यहाँ पे लाइटिंग का इफ़ेक्ट मिल रहा है। तो इन सभी इफ़ेक्ट्स को कैसे जनरेट करना है, कैसे आप डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे आप PBR मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप उसमें डिफरेंट मास्क को ऐड कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इवन आप इस टाइप के डोर्स वगैरह को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, आप पैनल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इस इमेज में बात करें तो आपको यहाँ पे एक वार्डरोब दिख रही है, तो इस वार्डरोब को कैसे डिज़ाइन करना है, तो ये पूरा पार्ट मॉडलिंग का होता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर स्केचअप का एक बहुत ही मेजर रोल होता है। आप इसमें काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइनिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में तो एक्सटीरियर के अंदर कैसे आप यहाँ पे क्लाउड मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, कैसे आप यहाँ पे एनवायरनमेंट पे वर्क करते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज़ को प्लेस करते हैं, आप एक्सटीरियर में लाइटिंग को कैसे ऐड करेंगे, आप एनवायरनमेंट के साथ साथ इंटीरियर की लाइटिंग को कैसे बैलेंस करेंगे, आप कैसे वाटर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे सन की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, हम डिटेल में बात करेंगे हमारी ट्रेनिंग के अंदर। तो अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं, अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो स्केचअप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज़ आप इस तरीके की मॉडलिंग ईजिली स्केचअप सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। आप वहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं।
अगर हम यहाँ पे बात करें एनिमेशन की, अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप किस किस टाइप के रिजल्ट्स यहाँ पे अचीव कर सकते हैं एनिमेशन के अंदर, तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ। ये एक एक्सटीरियर का एग्जांपल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना डिटेल में इसमें वर्क किया गया है। इस तरीके से आप एनिमेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपने इस कंप्लीट एनिमेशन के अंदर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स को देखा होगा, जहाँ पे हमने विंड को कंट्रोल किया है, जहाँ पे हमने क्लाउड मूवमेंट को विजिबल कराया है, जहाँ पे हमने सन की पोजीशन को कंट्रोल किया है। कैसे आप एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप एक कंप्लीट हाउस का एक वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। इन सभी एनिमेशन को आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं स्केचअप एंड प्लगइन्स की हेल्प से। जैसे एंस्केप एक प्लगइन है जिसको हमने इस ट्रेनिंग में भी कवर किया है। इसके अलावा लूमियन एक प्लगइन होता है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की एडवांस वॉक थ्रू का आप जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक इंटीरियर का वॉक थ्रू है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके एडवांस वॉक थ्रू भी आप इजीली जनरेट कर सकते हैं, चाहे आप इंटीरियर पे वर्क कर रहे हो, चाहे आप एक्सटीरियर पे वर्क कर रहे हो। आप डिटेल के अंदर आप बहुत फिनिशिंग के साथ किसी भी वॉक थ्रू को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक्सटेंशंस के बारे में बात करें कि किन किन एक्सटेंशंस को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो सभी एक्सटेंशन अपने आप में काफ़ी पावरफुल हैं एंड इन सभी एक्सटेंशन की हेल्प से आपका जो वर्क होता है वो बहुत इजी हो जाता है। मींस अगर आपको किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है तो वहीं पे अगर आप ओनली स्केचअप के टूल्स का यूज़ करते हैं तो वो लिटिल बिट आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। वहीं पे अगर आप डिफरेंट एक्सटेंशंस पे वर्क करते हैं, आप डिफरेंट एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, तो वही काम को आप ईजिली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे GHS पावर बार एक एक्सटेंशन है जो कि काफ़ी पावरफुल एक्सटेंशन है। इवन
ये एक्सटेंशन 5 to 6 एक्सटेंशन का एक कॉम्बिनेशन है, एक पूरा कंप्लीट पैकेज है जिसमें अलग अलग कमांड्स आपको मिल जाती हैं, अलग अलग टूल्स आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको किसी कंपोनेंट को यहाँ पे मिरर करना है तो आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी कंपोनेंट को यहाँ पे अलाइन करना है, अगर आपको किसी ग्रुप को, किसी एंटिटी को एक पर्टिकुलर पाथ के लोग यहाँ पे कॉपी करना है तो वो आप इस टूल की हेल्प से कर सकते हैं। आप यहाँ पे 3D रोटेट कर सकते हैं। आपके पास इसमें एक ऑप्शन होता है FFD का, जिसमें आप किसी भी शेप को फ्रीली डिफॉर्म कर सकते हैं। सो काफ़ी पावरफुल एक्सटेंशन होता है ये। यहीं पे जो GHS पावर बार एक्सटेंशन है ये बेसिकली चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको चीज़ों को क्रिएट करना है तो हमारा सेकंड एक्सटेंशन आता है जो कि है 1001 बिट टूल या फिर 1001 बिट टूल, जहाँ पे आप इजीली स्टेयर को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे डोर की फ्रेम्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे विंडो को क्रिएट कर सकते हैं, विंडो पैनल्स को आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं 1001 बिट टूल में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है स्केचअप यूज़र्स के लिए, बिकॉज स्केचअप के अंदर लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बट एक्सटेंशन की हेल्प से आप वहाँ पे ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे मॉडल को अपने कंप्लीट कर लिया तो जैसे एंडस्केप है, जैसे वीरे है, इसी तरीके से एक लूमियन यहाँ पे प्लगइन होता है, एक एक्सटेंशन है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, हम यहाँ पे डायरेक्टली सीखेंगे कि कैसे आप अपने मॉडल को लूमियन के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे एक वर्चुअल रियलिटी के साथ प्ले कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी हम सीखने वाले हैं। अगर आपके मॉडल के अंदर, अगर आपने अपने कंप्लीट मॉडल को डिज़ाइन कर लिया है एंड डिज़ाइन करने के बाद आपकी फ़ाइल यहाँ पे हैवी हो गई है, तो इसी को रिड्यूस करने के लिए, आपके फ़ाइल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए एक एक्सटेंशन है मटेरियल रीसाइज़र, जिसमें आप अपनी जो फाइल है उसको आप यहाँ पे लिटिल बिट उसमें से जो डाटा उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप मटेरियल के साइज़ को यहाँ पे रीसाइज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपका जो कंप्लीट मॉडल का साइज़ है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। एंड यहीं पे एक राउंड कॉर्नर करके एक्सटेंशन होता है, जिसमें हम लोग एजेस वगैरह को कैसे आपको राउंड करना है, बिकॉज रियल वर्ल्ड के अंदर कोई भी जो एजेस है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती है। चाहे वॉल के बारे में हम बात करें, चाहे हम विंडो की फ्रेम के बारे में बात करें, कोई भी चीज़ यहाँ पे शार्प नहीं होती है। तो आपने मॉडल को कंप्लीट डिज़ाइन कर लिया, बट अगर आपको उसके अंदर एक रियलिस्टिक टच देना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं राउंड कॉर्नर का। यहीं पे हम लोग ने एक और एक्सटेंशन को यहाँ पे कवर किया है, दैट इज़ सॉफ्ट बबल। सॉफ्ट बबल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्मूथ सरफेस बनाना होता है वहाँ पे इस एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से 6 एक्सटेंशन है जो इसे हम पूरी ट्रेनिंग में कवर करेंगे। जहाँ पे आपका मॉडलिंग का पार्ट कंप्लीट होता है वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करते हैं रेंडरिंग के लिए। तो रेंडरिंग के लिए हमने यहाँ पे 2 प्लगइन्स को इंक्लूड किया है, दैट इज़ एंडस्केप एंड वीरे। एंडस्केप जो है ये आपका रियल टाइम रेंडर के ऊपर वर्क करता है, मतलब आप यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी के साथ यहाँ पे प्ले करते हैं। आपको अगर सन की पोजीशन को कंट्रोल करना है, आपको यहाँ पे फोक को क्रिएट करना है, आपको यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड पे वर्क करना है, क्लाउड मूवमेंट्स को शो करना है, आपको यहाँ पे विंड इफेक्ट को कंट्रोल करना है। तो जैसे हम लोग किसी एनिमेशन के अंदर, किसी रियल गेम के अंदर यहाँ पे एंटर करते हैं, इसी तरीके से ये कंप्लीट मॉडल को एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आपको शिफ्ट कर देते हैं, एक डिफरेंट प्लगइन के अंदर शिफ्ट कर देता है। आप यहाँ पे टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको डे टाइम के अंदर यहाँ पे रेंडरिंग को लेना है, आपको नाइट टाइम के अंदर लेना है, इवन आपको यहाँ पे एनिमेशन को रिकॉर्ड करना है। तो हम यहाँ पे एंडस्केप को यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर आपको डिटेलिंग पे फोकस करना है, सन की लाइटिंग पे फोकस करना है, आपको इंटीरियर की लाइटिंग पे फोकस करना है, तो हम यहाँ पे वीरे का यूज़ करते हैं। दोनों ही जो प्लगइन है वो काफ़ी पावरफुल है, बिकॉज़ हमें एनिमेशन भी रिकॉर्ड करना है, हमें यहाँ पे रेंडरिंग भी लेनी है। तो एनिमेशन के लिए प्रेफर किया जाता है एंडस्केप को, और वहीं पे अगर आपको डिटेलिंग पे वर्क करना है, आपको काफ़ी रियलिस्टिक लुक चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम लोग वीरे का वर्क करते हैं। एंडस्केप के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। 3.0 हम लोग एंडस्केप यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके पास एनिमेशन रिकॉर्डिंग के भी ऑप्शंस के अंदर चेंजेस किए गए हैं। तो काफ़ी सारे न्यू फीचर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। वहीं पे अगर हम बात करें वीरे के बारे में, तो वीरे के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऐड किए गए हैं वीरे 5 के अंदर, जिसमें आपको लाइट जनरेशन का टूल मिल जाता है, जिसमें आप अलग अलग लाइटिंग के इफ़ेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं।
विद इन 5 to 6 मिनट्स, मतलब 5 to 6 मिनट का एक प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको वहाँ पे अलग अलग टाइप की इफ़ेक्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है वी-रे। इसी के साथ साथ HDRI को कैसे कंट्रोल करना है, आपके पास एक कस्टम ओरिएंटेशन करके एक ऑप्शन होता है जिसमें आप सन की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड को यहाँ पे कंट्रोल करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो इन सभी के लिए हम लोग वी-रे को प्रेफर करते हैं। एंडस्केप एंड वी-रे के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो एनिमेशन के लिए एंडस्केप बेस्ट है, बट डिटेलिंग के लिए वी-रे बेस्ट है। सो दोनों ही प्लगइन काफ़ी पावरफुल है, हम दोनों को ही कवर करने वाले हैं इसमें। अब हम बात करते हैं कि जो स्केचअप है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना फेमस क्यों है, मतलब इतने ज़्यादा लोग स्केचअप को प्रेफर क्यों करते हैं। हर एक डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर, आर्किटेक्चुरल डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर, लैंडस्केपिंग के अंदर स्केचअप को प्रेफर क्यों किया जाता है। बिकॉज़ इसमें मॉडिफाई करना इजी होता है। मॉडिफाई करना मीन्स बिकॉज इसके अंदर लिमिटेड ऑप्शन है। लिमिटेड ऑप्शन होने की वजह से आप इसके अंदर जो मॉडिफाइंग के टूल है वो आपके पास लिमिटेड होते हैं, तो आप उसमें इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए आप स्केचअप एज वेल एज मैक्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट 3ds मैक्स के अंदर यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, जो मॉडिफाइंग के ऑप्शंस होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर आपके पास अवेलेबल होते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट में आपके पास होते हैं। तो वहाँ पे मॉडिफाई करना थोड़ा टिपिकल होता है। यहीं पे अगर हम बात करें स्केचअप के बारे में तो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो आप उन्हीं टूल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉडल को, किसी भी एंटिटी को डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी अगर आप डिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आप कंपोनेंट को डिज़ाइन कैसे करना है उस पर अगर आप फोकस करते हैं तो नो डाउट आपको 3ds मैक्स आना चाहिए। यहीं पे जैसे हमने बात करी कि 3ds मैक्स के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मॉडिफाइंग के जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जो प्रोसेस होती है उसको करने की उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। वहीं पे स्केचअप में लिमिटेड टूल्स होने की वजह से आप यहाँ पे उसको कम टाइम के अंदर कर सकते हैं। इसी वजह से जो स्केचअप है वो एक टाइम सेविंग भी होता है। अगर आप यहाँ पे स्केचअप के अंदर किसी भी 3D मॉडल को डिज़ाइन करते हैं तो आपको किसी 2D प्लान की नीड होती है। जैसे ऑटोकैड में अंदर हमने अगर कोई 2D प्लान बनाया है तो उसको हमें 3D सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे मैक्स हो, चाहे वो आपका स्केचअप हो, चाहे रेविट हो, तो उसके अंदर हमें इसको शिफ्ट करना होता है। दैट्स वाई जो ये सॉफ्टवेयर है ये कंपैटिबल है अदर सॉफ्टवेयर के साथ। जैसे अगर आप रेविट के अंदर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है तो उसको आप इजीली स्केचअप में यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने 3ds मैक्स के अंदर कोई डिज़ाइन बनाया है तो उसको भी आप इजीली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने कोई 2D प्लान बनाया है आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। कोई इमेज है उसको आप यहाँ पे इजीली इंपोर्ट करा सकते हैं। तो ये अदर सॉफ्टवेयर के साथ काफ़ी कंपैटिबल होता है। लिमिटेड टूल्स होने की वजह से हर एक टूल का काफ़ी मेजर रोल है, इसीलिए इसके जो टूल्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। अगर आपको किसी 2D प्लान को 3D के अंदर कन्वर्ट करना है, कोई 2D आपका शेप है, कोई प्लेन है, अगर आप उसको बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे पुश पुल टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसी के लिए अगर आपको किसी सरफेस वगैरह को यहाँ पे ड्रॉ करना है तो वहाँ पर आप टेरेन वगैरह को अगर आपको क्रिएट करना है तो वहाँ पर आप यहाँ पर सैंड बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। सैंड बॉक्स भी एक एक्सटेंशन होता है बट वो इंक्लूड होता है आपके स्केचअप के अंदर, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप किसी भी डिज़ाइन को यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो मॉडलिंग के पर्पज़ से 3D वेयरहाउस आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है, जिसमें आप अलग अलग कंपोनेंट्स को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। 3D वेयरहाउस एंड एक्सटेंशन वेयरहाउस स्केचअप की मेन फीचर हैं। इसने एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म किया था स्केचअप के अंदर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल्स आपके पास स्केचअप के अंदर है, दैट इज़ 3D वेयरहाउस एंड एक्सटेंशन वेयरहाउस। 3D वेयरहाउस के अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं अपने मॉडल में, जिसको आपको क्रिएट करने का कोई नीड नहीं है। आपको जस्ट सर्च करना है। अगर आप यहाँ पे एक्सटीरियर बना रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह को प्लेस करना है तो आप डायरेक्टली 3D वेयरहाउस पे जाइए, वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह को सर्च कीजिए एंड उसको ईजिली आप इंसर्ट करा सकते हैं अपने मॉडल में। यहीं पे अगर आप इंटीरियर पे वर्क कर रहे हैं, इंटीरियर के अंदर अगर आपने कोई बेड का डिज़ाइन चाहिए तो आप 3D वेयरहाउस पे जाएंगे, सिंपली आप वहाँ पे बेड को सर्च करेंगे, आप इजीली उसको इंसर्ट करा सकते हैं। बट अगर आप किसी कंपोनेंट को खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं,
तो वहाँ पर आपको टूल्स की नीड होती है। तो टूल्स की नीड के लिए स्केचअप ने एक्सटेंशन वेयरहाउस को प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आप अलग अलग एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बेड का ही एग्जांपल ले तो बेड के लिए आपको पिलोज़ वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी बात करी है एक एक्सटेंशन के बारे में, दैट इज़ सॉफ्ट बबल। वहाँ पर आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर प्रेशर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना प्रेशर आपको चाहिए। अगर आपको पिलो वगैरह को क्रिएट करना है, अगर आपको सोफ़ा की मॉडलिंग करनी है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सीरियर अगर आप यहाँ पे मॉडलिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको डोर वगैरह को क्रिएट करना है तो उसके लिए 1001 बिट टूल एक्सटेंशन है, वो आप यहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट साइट्स भी होती हैं, तो आप साइट्स के थ्रू भी फ्रीली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पे एक ऑप्शन आपके पास होता है, एक फ़ीचर आपके पास होता है, दैट इज़ जियो लोकेशन। अगर आपने अपने मॉडल को यहाँ पे कंप्लीट किया है एंड अगर आप उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे, एग्जैक्ट साइट पे यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जियो लोकेशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो साइट है, जो एरिया है, अगर वो गूगल मैप के ऊपर, गूगल अर्थ के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली अपने मॉडल को शिफ्ट कर सकते हैं सेम साइट के ऊपर। एंड एक्सटेंशन की हेल्प से ही आप वहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप एज इट इज़ वहाँ पर वाटर को क्रिएट कर सकते हैं, आप ब्रिजेस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आप वहाँ पर रोड्स वगैरह को बना सकते हैं। तो वहाँ पर आप जियो लोकेशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर वहीं पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया सैंडबॉक्स के बारे में, तो सैंडबॉक्स जो है बेसिकली वो आपकी सरफेस को क्रिएट करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपके जो सरफेस है वो एक लेवल में नहीं होते, कहीं से ऊंचे होते हैं, कहीं से नीचे होते हैं। तो वहाँ पे आप अगर आपको टेरेन को क्रिएट, तो वहाँ पे आप सैंडबॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। सो इन्हीं सभी फीचर्स की वजह से जो स्केचअप है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। अभी हम बात करेंगे कि एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, एज ए सिविल इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट आपके लिए स्केचअप क्यों बेनिफिशियल है, क्यों आपको स्केचअप आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी मॉडल को यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं किसी अदर सॉफ्टवेयर में, आप किसी मॉडल को रेविट में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप किसी मॉडल को 3D स्नैप्स में भी कर सकते हैं, एज वेल एज आप स्केचअप में भी कर सकते हैं। सबसे फास्ट जो रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं वो स्केचअप के अंदर मिलते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से जो रेविट है या 3D स्नैप्स है वो स्केचअप से लो है। रेविट की अपनी यूएसपी होती है, उसको बेसिकली यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको डिटेलिंग पे फोकस करना है, वहाँ पे आप रेविट का यूज़ करते हैं। यहीं पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, आप फर्नीचर डिज़ाइनिंग के लिए 3ds मैक्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे आपको जो मॉडिफाइंग के टूल है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बट अगर आपका मेन जो एजेंडा है वो ओनली मॉडलिंग है तो स्केचअप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। यहीं पे जो मोस्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, वो स्केचअप को प्रेफर करते हैं एज ए 3D सॉफ्टवेयर। तो अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एज अ फ्रीलांसर यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, तो आपके लिए स्केचअप सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइनर एज वेल एज एन आर्किटेक्ट वो 3D मॉडलिंग के लिए स्केचअप को प्रेफर करते हैं। सो आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए एक प्लस पॉइंट आपका ऐड हो जाता है। अगर आपको अपनी विजुअलाइजेशन को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करना है तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर आपके माइंड में कोई डिज़ाइन है और अगर आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप किसी 3D मॉडल को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप स्केचअप का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इवन एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, काफ़ी सारे पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को वहाँ पे बना सकते हैं। आप एज एन 3D डिज़ाइनर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी 3D डिज़ाइनर का मतलब यही नहीं होता कि आप ओनली एक्सटीरियर यहाँ पे डिज़ाइन करें। इसके अलावा काफ़ी सारे टाइप के डिज़ाइनर्स होते हैं, इवन कैरेक्टर डिज़ाइनर्स होते हैं, मूवी मेकिंग होती है। तो इन सभी को जो भी डिज़ाइन करते हैं उनको भी हम 3D डिज़ाइन बोलते हैं। तो स्केचअप जो है वो इन सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पे डील करता है। टेक्निकलिटी की पर्पज़ से, रियलिटी के बिहेवियर से जो स्केचअप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम बात करें स्केचअप के ओरिजिन के बारे में, स्केचअप की हिस्ट्री के बारे में, तो स्केचअप जो है ये लास्ट सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी थी जिसने इसको डिज़ाइन किया था इन 1999। इसके बाद 2006 के अंदर गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया था, लास्ट सॉफ्टवेयर से इसको परचेज़ कर लिया था। एंड इसके बाद इसका जो नेम था वो स्केचअप से गूगल स्केचअप हो गया था।
गूगल ने इसमें एक फ़ीचर ऐड किया था, दैट इज़ गूगल अर्थ, जो कि काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था स्केचअप के लिए, बिकॉज़ आप डायरेक्टली अपने मॉडल को यहाँ पे प्लेस कर सकते थे। एंड इसी तरीके से 2007 में गूगल ने अनाउंस किया था गूगल स्केचअप 6। इसका एक फ्री वर्जन भी था जिसमें काफ़ी सारे टूल्स को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया था, काफ़ी सारे टूल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, जैसे गूगल अर्थ हमने बताया। इवन जो बहुत ही मेजर यहाँ पे चेंज आया था वो आया था 3D वेयर हाउस की वजह से। इसकी वजह से वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया था स्केचअप, बिकॉज़ आपको वहाँ पे मिलियंस ऑफ फ्री कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक हाई क्वालिटी के अंदर। एंड सेम ईयर 2007 के अंदर गूगल स्केचअप ने एक बीटा वर्जन भी इसका दिया था, जिसमें आप अभी तक आप मॉडलिंग कर सकते थे, वहीं पे अभी इन्होंने लेआउट को इसमें इंक्लूड कर दिया था। मींस वहाँ पे आप 2D डिज़ाइन भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते थे, आप 2D डिटेलिंग भी यहाँ पे दे सकते थे, अपने मॉडल को ईजिली प्रेजेंट कर सकते थे लेआउट की हेल्प से। इसके बाद 2008 के अंदर स्केचअप 7 रिलीज़ हुआ था, जहाँ पे स्केचअप कंपोनेंट ब्राउज़र करके एक टूल था जो कि डायरेक्टली 3D वेयर हाउस से लेआउट से इन जो डायनेमिक कंपोनेंट्स होते हैं उससे लिंक्ड था, तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते थे। इसी तरीके से 2010 में जियो लोकेशन विथ गूगल मैप इसमें इंक्लूड हुआ। सर अभी जो ऑन कर रहा है स्केचअप को दैट इज़ ट्रिम्बल। 2013 के अंदर इसने गूगल से इसको परचेज़ कर लिया था। अभी ज़्यादातर लोगों को भी यही लगता है कि जो स्केचअप का नेम है वो गूगल स्केचअप है, बट 2013 के बाद जैसे ही ट्रिम्बल ने इसको परचेज़ कर लिया था गूगल से, उसके बाद गूगल स्केचअप का जो नेम था वो ट्रिम्बल स्केचअप हो गया था। सो राइट नाउ इसका जो नेम है वो ट्रिम्बल स्केचअप है। अभी इसके अंदर ट्रिम्बल ने इसको परचेज़ करने के बाद इसमें काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड किया था, जैसे एक्सटेंशन वेयर हाउस है। जैसे गूगल ने इसमें 3D वेयर हाउस को ऐड किया था जहाँ पे आप मॉडल्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते थे, ट्रिम्बल ने इसके अंदर एक्सटेंशन वेयर हाउस को ऐड किया था जहाँ पे आप इसके अंदर डिफरेंट एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हैं। आप प्लगइन्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे लूमियन है, एनस्केप है, वीरे है, इसी तरीके से D5 रेंडर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री। एंड अभी हम इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका यूज़र इंटरफेस होता है। अभी जैसे ही आप स्केचअप को इंस्टॉल करते हैं ना, तो कुछ इस टाइप का आपको विंडो नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर एनस्केप भी इंस्टॉल है, इसके अंदर वीरे भी इंस्टॉल है, एंड बाकी के जो ऑप्शन है मैंने उसको डिसेबल किया हुआ है। तो आपको किस तरीके से विजिबल होने वाला है ये, अभी देखो इसको कंट्रोलिंग के ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगी। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे विजिबल होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से आपका स्केचअप विजिबल होता है, इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो भी आपको थोड़े लार्ज उसके अंदर मिलते हैं। तो इसको स्मॉल कैसे करना है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही आप स्केचअप को इंस्टॉल करेंगे तो इस टाइप का कुछ स्क्रीन आपको विजिबल होगा, जिसके अंदर हर एक ऑप्शन का अपना अपना नेम है। मतलब जो पहला आपको यहाँ पे बार विजिबल हो रहा है, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार क्या होगा कि आपकी जो स्केचअप फाइल है वो किस नाम से सेव है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे अभी अनटाइटल्ड है, मतलब मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे अनटाइटल्ड आ रही है। आप जिस भी नाम से यहाँ पे फाइल को सेव कर देंगे, यहाँ पे मैं सेव पे गई, मैंने डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से सेव कर दिया। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास 1 एंड मैंने सिंपली इसको सेव कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो नेम आपका अपडेट हो गया, ठीक है। एंड डॉट स्केचअप क्या होता है, जितनी भी स्केचअप फाइल पे आप वर्क कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट यहाँ पे होता है डॉट स्केचअप, ठीक है। जैसे ऑटोकैड फाइल का होता है डॉट DWG, डॉट DXF होता है। इसी तरीके से मैक्स का क्या होता है, डॉट मैक्स होता है। एंड स्केचअप का क्या है, डॉट SKP। कौन सा वर्जन आप यहाँ पे यूज़ करें वो आपको यहाँ पे विजिबल होता है। देन नेक्स्ट जो आपका पूरा बार है ये क्या होता है, आपका मेन्यू बार कहलाता है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको ये विजिबल होते हैं मेन्यू बार। एंड ऑप्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जैसे ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, सेव एज कैसे करना है, तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो इसके बारे में भी हम डे बाय डे पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ सभी ऑप्शन को कवर नहीं करेंगे हम लोग। जैसे एडिट टैब के अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ये जस्ट एक यूज़र इंटरफेस की बेसिस पे है कि कौन से पैनल को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला पैनल क्या होता है, आपका मेन्यू बार होता है, जिसमें फाइल टैब के अंदर ये जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये पूरा फाइल मैनेजमेंट के ऑप्शन है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव हो रही है। अगर आपको न्यू फाइल को यहाँ पे ओपन करना है,
अगर आपको एग्जिस्टिंग फाइल को यहाँ पे सेव करना है, तो ऐसे करके सभी ऑप्शन है। तो इनके बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको एडिट टैब के अंदर किसके ऑप्शंस मिलेंगे? एडिट का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई करना, राइट। तो इस ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिलेंगे? इस पैनल के अंदर आपको मॉडिफाइंग के ऑप्शन मिलेंगे, जिसके अंदर अनडू हो गया, रेडो हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया। एंड आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हर एक ऑप्शन की राइट हैंड साइड में आपको है ना, मतलब जितने भी ऑप्शन है, अगर उसका कोई शॉर्टकट असाइन है, जैसे पेस्ट इन प्लेस है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। अनडू के लिए कौन सा शॉर्टकट है आपके पास? ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। आप सिंपली कंट्रोल प्लस जेड से भी कर सकते हैं। रेडो के लिए आपके पास कंट्रोल प्लस वाई होता है, कट के लिए आपके पास शिफ्ट प्लस डिलीट होता है। ऐसे करके जितने भी ऑप्शन आपके प्रोवाइडेड है, अगर उसका कोई शॉर्टकट असाइन है तो वो सभी शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी व्यू टैब के अंदर, व्यू मतलब क्या करना? देखना। तो आपका मॉडल किस तरीके से विजिबल हो रहा है, आपकी स्क्रीन किस तरीके से विजिबल हो रही है। तो अभी आप देखिए, जैसे ही मैंने स्क्रीन को ओपन किया था, अपने स्केचअप को ओपन किया था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पैनल्स विजिबल हो रहे थे। अभी मैंने क्या किया, उस पैनल को यहाँ से हाइड किया। अभी हाइड कैसे किया? यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू टैब के अंदर टूल बार का। तो टूल बार बेसिकली क्या करता है? आपकी टूल्स, जितने भी टूल्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, उनको ये मैनेज करता है। तो अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे। 1001 बिट टूल है जैसे मेरा, तो इसको आपको इनेबल करना नहीं करना, आप यहाँ से कर सकते हैं। कैमरा के ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड एंड लार्ज टूल सेट, ये वाला जो भी पैनल आपको दिख रहा है, ये गेटिंग स्टार्टेड का होता है, एंड ये वाला पैनल आपका लार्ज टूल सेट है, मतलब इसी का ही एक ह्यूज वर्जन है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी एंडस्केप के ऊपर मैं वर्क नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ से अनटिक के रखूँगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अच्छा ये देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है ना, रीसेट का भी मिलता है, तो आपको रीसेट करना, आप रीसेट कर लीजिए। तो अभी ये जो डिफ़ॉल्ट आता है, जैसे मैंने रीसेट किया, तो अभी आप देखेंगे कि कोई चेंज नहीं हुआ। अगर मैंने 3-4 ऑप्शन यहाँ से ऑन कर दिए, अभी मैं रीसेट करूँगी ना, तो यहाँ से वो उसी उसमें आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा तब सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप लोग वर्क करते हैं, ये जो भी आपको ब्लू स्क्रीन विजिबल हो रही है, पीछे आपको ब्लू कलर दिख रहा है, बॉटम के अंदर आपको यहाँ पे ग्राउंड में थोड़ा ग्रे कलर आपको विजिबल हो रहा है, यहाँ पे गर्ल भी है ना। तो ये जो आपका पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना, इसको हम लोग हमारा वर्क स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्क स्पेस कहा जाता है। अभी ये पोर्शन आपका जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा आपका वर्क स्पेस होगा, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप लोग इसमें विजिबल कर पाएंगे। तो इसी स्क्रीन को विजिबल करने के लिए, इसी स्क्रीन को ज़्यादा विजिबल करने के लिए एक ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे, आपको विजिबल करती हूँ। ऐसे एक एक करके ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, इसमें डिटेल में बात करेंगे बट डे बाय डे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार एक ऑप्शन बता देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे विंडो टैब में जाएंगे ना, तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है प्रेफरेंसेस का। तो आपको करना क्या है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यूज लार्ज टूल बटन, ये आपका डिफॉल्ट ऑन होता है। आप ऑन कीजिए, ओके कीजिए, तो आपको कुछ इस टाइप के पैनल्स मिलते हैं। अभी होता क्या है, इसकी वजह से जितने भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे हैं, वो थोड़े लार्ज साइज के अंदर आपको विजिबल होता है। बट हमें क्या करना है, हमारे जो मेन्यू बार है, जो हमारा वर्क स्पेस है, मेन्यू बार तो ये है जो हमारा वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस को हमें बड़ा करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन सभी ऑप्शन को यहाँ पे स्मॉल कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि मैम इससे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क कब पड़ेगा, जब आप यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशन पे वर्क करेंगे। जैसे 1001 बिट टूल है, इसको भी आपको कहीं पे प्लेस करना है। आप वीरे पे वर्क कर रहे हैं तो आपको वीरे के लिए भी चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखिए, आप व्यू टैब के अंदर टूल बार में जाके भी कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शन को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। या फिर सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपको एंडस्केप पे भी वर्क करना है ना। आपको यहाँ पे वीरे लाइट्स भी चाहिए, आपको वीरे ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए, आपको यहाँ पे वीरे यूटिलिटीज़ भी चाहिए। अभी हम लोग कैमरा को सेट कर, तो हमें कैमरा के ऑप्शन भी चाहिए, तो हम कैमरा को भी यहाँ से ऑन करेंगे। तो इससे हुआ क्या, जितने ज़्यादा ऑप्शन मैंने यहाँ पे इनेबल किए, मेरा वर्क स्पेस और छोटा और छोटा और छोटा होता गया। अभी आपको सभी ऑप्शंस चाहिए, लेकिन आपको वर्क स्पेस को भी बढ़ाना है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे विंडो टैब में जाएंगे, प्रेफरेंसेस के ऊपर जाएंगे आप, और यहाँ से यूज लार्ज टूल बटन, इस ऑप्शन को आप यहाँ से अनटिक करेंगे और सिंपली यहाँ से आप ओके कर देंगे। तब क्या देखेंगे कि आपके ऑप्शंस भी सारे यहाँ पे विजिबल हैं एंड आपकी स्क्रीन भी यहाँ पे बड़ी हो गई। और आप इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं
तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास डिफ़ॉल्ट ट्रे का। डिफ़ॉल्ट ट्रे के अंदर आपके पास मटेरियल के ऑप्शन होते हैं, आपके पास कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसकी एंटिटी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, कंपोनेंट का आपको यहाँ पे मिल जाता है, शेडो के आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक इंस्ट्रक्टर टूल होता है। इंस्ट्रक्टर टूल क्या होता है बेसिकली कि कोई भी आप ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ना, तो जैसे मैंने इरेजर को यहाँ से सिलेक्ट किया, तो इरेजर क्या है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, कौन कौन से मॉडिफायर के आपके पास टूल्स होते हैं, तो वो सारे ऑप्शन हैं। इसी तरीके से मैंने पुश पुल वाला ऑप्शन लिया, तो पुश पुल के यहाँ पे आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं कि पुश पुल टूल क्या होता है, उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, कैसे आप उसको पिक करते हैं किसी भी टूल्स का। अगर आपको पुश करना है, आपको किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सरफेस को पुल करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, तो उसके ऑपरेशन के मेथड यहाँ पे है। मॉडिफाई कैसे करना है, मॉडिफाइंग के ऑप्शन। इसी तरीके से अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो हम इस डिफ़ॉल्ट ट्रे को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि क्या होता है, ऑटो हाइड का। ऑटो हाइड क्या करता है, इस पैनल को यहाँ से हाइड कर देगा। अभी आपका वर्क स्पेस बड़ा हो गया, बट अभी आपको इसमें वर्क करना है डिफ़ॉल्ट ट्रे पे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। इन केस गलती से अगर ये ऑप्शन यहाँ से क्रॉस हो जाए, तभी हमें क्या करना है, क्योंकि आप व्यू टैब में जाएंगे, आप टूल बार में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता डिफ़ॉल्ट ट्रे का। देख रहे हैं आप, ड्राइंग है, डायनामिक कंपोनेंट है, देन डायरेक्टली क्या आ गया आपका एडिट, मतलब डी से जो डिफ़ॉल्ट ट्रे था वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ। आपको वापस चाहिए डिफ़ॉल्ट ट्रे, तो क्या आप क्या करना है, आपको यहाँ पे विंडो टैब में जाना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट ट्रे का। तो आपको शो करना है डिफ़ॉल्ट ट्रे को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन डिफ़ॉल्ट ट्रे के अंदर आपके पास अवेलेबल है, जैसे रीनेम ट्रे है। रीनेम ट्रे तो क्या करेगा, बेसिकली इसका नेम यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से आपने डाल दिया, फिर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया माई ट्रे, ठीक है। एंड मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका नेम क्या हो गया है, यहाँ पे मॉडिफाई हो गया है। तो ये आप कर सकते हैं। अभी मेरे को चाहिए कि मेरी ट्रे के अंदर ओनली मटेरियल की कैटेगरी हो, बाकी सारे ऑप्शन नहीं हो, तो आप यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं इस तरीके से। एंड आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको हटा सकते हैं। जैसे मटेरियल चाहिए तो मैं कंपोनेंट को यहाँ पे हटा दूंगी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने स्टाइल को हटा दिया, टैग्स को मैंने हटा दिया, सीन्स को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, शेडो को कर दिया, एंड लास्ट मैंने किसको कर दिया यहाँ पे, इंस्ट्रक्टर को। तो अभी मेरी ट्रे के अंदर कौन सा ऑप्शन है, ओनली मटेरियल का, तो आप ये यहाँ पे कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको हाइड ही रखें, ठीक है, ताकि आपका वर्क स्पेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपके पास होता है। देन आपके पास एक बॉटम के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं दो तरीके के, मतलब यहाँ पे आपको कुछ दो सर्कल मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपके जियो लोकेशन का होता है, जो आपको यहाँ से भी मिल जाता है। आप फाइल टैब में जाएंगे तो भी आप यहाँ पे जियो लोकेशन पे ऐड कर सकते हैं। हमने कल बात करी थी ना इसमें कि आप गूगल अर्थ से कैसे करेंगे, कैसे कौन से ऑप्शन होते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास क्रेडिट का। क्रेडिट क्या करते हैं, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे लाइन आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको उसकी डिटेल्स वगैरह मिल जाती हैं कि ऑथर कौन है इसका, तो वो आपको मिल जाएंगी सभी चीज़ें, ठीक है। एंड किसी भी को भी आप सेलेक्ट करते हो, जैसे लाइन की यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रक्टर देखा था ना, जो उस कमांड के बारे में आपको एक एक्सप्लेन करा था, एक थोड़ा इंस्ट्रक्शन उसके बारे में दे रहा था। सेम तरीके से आपके पास यहाँ पे बॉटम में भी आता है। जैसे मैंने लाइन को यहाँ पे लिया कि आपके पास एक कमांड होती है लाइन के लिए, ठीक है। तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले लिखा हुआ क्या हुआ आपके पास, सिलेक्ट स्टार्ट पॉइंट। तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, कहीं पे भी आपको लाइन बनानी है, आपने यहाँ पे बनाना है मेरे को इस एंगल के अंदर। तो मैंने क्या किया, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, तो अभी सेकंड क्या आ गया, सिलेक्ट एंड पॉइंट और एंटर वैल्यू। मतलब अलग अलग ऑप्शन है कि आपको सेलेक्ट करना है, या फिर आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो आप वहाँ पे सिंपली टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 5 फीट का चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, कीबोर्ड से डायरेक्टली 5 फीट टाइप करूँगी। और आप ये ध्यान रखिए, आपकी स्क्रीन के, अभी मैं थोड़ा सा मूव कर दूँ, वापस से टाइप कर दूँगी, आपकी स्क्रीन के जो बॉटम राइट कॉर्नर है वहाँ पे आपको लेंथ भी विजिबल होती रहती है कि अगर आप डायरेक्टली माउस के थ्रू कर रहे हैं, आप कर्सर के थ्रू कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखिए कि आपको लेंथ भी यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो जैसे मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 10 फीट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली 10 फीट मैंने यहाँ पे टाइप किया और सिंपली मैंने इसको एंटर कर दिया।
तो यहाँ पे 10 फीट की लाइन ड्रॉ हो गई। मेरे को इस डायरेक्शन में 15 फीट चाहिए, मैं 15 फीट टाइप करूँगी, तो यहाँ पे आपकी वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आपका स्क्रीन होता है, एक यूज़र इंटरफेस होता है। आप लोगों को कुछ पूछना है इसमें यूज़र इंटरफेस में किसी ऑप्शन के बारे में? ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। एंड हम आगे मूव करें उससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा मतलब आपको कैसे वर्क करना है स्केचअप पे, है ना। तो उसके लिए आपके सबसे पहले माउस के कंट्रोल आने चाहिए। तो माउस में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट आपके पास लेफ्ट क्लिक, देन मिडल वाला बटन होता है आपके पास, एंड सिंपली आपके पास राइट क्लिक होता है। तो फर्स्ट क्लिक तो क्या होता है, आपको सिलेक्ट करने के काम आता है। जैसे मैंने एक अलग अलग यहाँ पे क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्लिक के थ्रू करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ जब मैं ओनली क्लिक कर रही हूँ। अगर मैं इसको ड्रैग करके लेके आ रही हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट क्लिक किया, मैंने अपने माउस को ड्रैग किया, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगल आपका यहाँ पे बन रहा है। रेक्टेंगल क्या कर रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट, अभी आप यहाँ पे 2 चीज़ें नोटिस करेंगे कि मैं फर्स्ट क्या कर रही हूँ, टॉप लेफ्ट से मैं बॉटम राइट की तरफ जा रही हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, मेरा जो रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है वो एज अ स्ट्रेट लाइन मेरे को विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी ऑप्शन आपके पास, जितने भी जो कंपोनेंट है, जितनी भी एंटिटी है आपकी इस रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रही है, ओनली वो चीज़ें सिलेक्ट हो रही है। जैसे ये वाला लाइन नहीं किया, ये वाला लाइन नहीं किया, तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ। जैसे मैंने इतना सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो दोनों रेक्टेंगल है वो तो सिलेक्ट नहीं हो रहे ना, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होंगे। यहीं पे अगर मैं क्या कर रही हूँ, बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ, तो अभी मेरे रेक्टेंगल कैसे बन रहा है, एक डैश लाइन के अंदर, एक जो हिडन लाइन भी बोलते हैं इसको, तो उस हिडन लाइन के अंदर बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये वाला रेक्टेंगल है, इससे एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे आ रहा है, बट फिर भी वो पूरा रेक्टेंगल यहाँ पे सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन की टूल है कि आप टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो जितने ऑब्जेक्ट आपके अंदर इसके लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट होंगे। अगर आप यहाँ से बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जितने भी ऑप्शन, चाहे वो टच ही कर रहा हो बट फिर भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे लेडी है, यहाँ पे ओनली मैंने इसका शूज यहाँ पे कंसिडर किया, बट फिर भी वो कंप्लीट सिलेक्ट हो गया। अगर मैं सेम चीज़ इस तरीके से कर रही हूँ तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। एंड थर्ड, आप सिंपली क्लिक करके भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो मिडिल वाला आपका माउस होता है, ये बेसिकली आपका ऑर्बिट करता है। अगर आपको अपने मॉडल को अलग अलग व्यू से यहाँ पे देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट टूल का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मिडिल बटन को, एंड आप कुछ इस तरीके से ऑर्बिट कर सकते हैं। तो अलग अलग व्यूज़ होते हैं आपके पास। एंड जो राइट आपके पास ऑप्शन होता है, ये बेसिकली आपका इन्वर्ट सिलेक्शन, मेक कंपोनेंट एंड मेक ग्रुप, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ग्रुप क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इन्वर्ट सिलेक्शन एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल मैंने इस लेडी को सिलेक्ट किया है ना, अभी मुझे करना क्या है, इसके अलावा जितने भी आपके पास कंपोनेंट है आपको उन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अब करेंगे क्या, एक एक करके करने में टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी। अभी आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन ना यहाँ पे बढ़ गए हैं, बट एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे था इन्वर्ट सिलेक्शन का, अगर नहीं विजिबल हो रहा है यहाँ पे ये रहा, अगर नहीं हो रहा है तो इसका एक शॉर्टकट होता है, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, तो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इन्वर्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक किया। तो इसके अलावा जितने भी आपके पास सिलेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे, उनके अलावा जितने भी कंपोनेंट होंगे ना, वो यहाँ पे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन के ऊपर वर्क करना है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको इस लेडी के बारे में जो मतलब ये रेक्टेंगल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं सिंगल टाइम यहाँ पे क्लिक करूँगी ना, तो इसके एजेस यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर मैंने 2 टाइम क्लिक किया तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्ट हो गया। बट यहीं पे अगर ये तो क्या है, एक प्लेन है, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन है पुश पुल का, मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्लिक किया और मैं इसको ड्रैग करके आपकी तरफ ले गई। अभी क्या हुआ, ये पहले तो क्या था, एक फेस था, बट अभी क्या हो गया, ये एक पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने एक बार क्लिक किया तो क्या हुआ, ओनली फेस सिलेक्ट हुआ। अगर मैं एज पे कर रही हूँ तो ओनली उसकी एज सिलेक्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम क्लिक कर रही हूँ तो वो फेस प्लस उससे रिलेटेड जितनी भी एजेस है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अगर आपको कंप्लीट इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप 3 टाइम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से आपको इस पर वर्क करना सिलेक्शन पे। अभी आप यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे एंटिटी इन्फो है, तो एंटिटी इन्फो के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि कौन सा अभी ये कंपोनेंट के अंदर कन्वर्टेड है, तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे कि कंपोनेंट कौन सा है, कौन सी लेयर के अंदर है। जैसे अभी जैसे ऑटोकैड है, मैक्स है, तो वहाँ पे लेयर 1 नेम होता है इसका, यहाँ पे क्या है आपका टैग नेम है, तो अब यहाँ पे कौन सा है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, मतलब इसका नेम क्या है। टॉगल्स के अंदर अलग अलग ऑप्शन है, आपको हाइड करना है, इसको अनहाइड करना, तो आप राइट क्लिक यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर नहीं विजिबल हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एडिट टैब में जाएंगे, अनहाइड के ऑप्शन पर जाएंगे, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सिलेक्टेड लास्ट एंड ऑल। सिलेक्टेड आपका बेसिकली यहाँ पे नहीं विजिबल होता है बिकॉज ऑप्शन है आपका यहाँ पे हाइड होगी, तो कैसे यहाँ पे विजिबल होगा। अगर ओनली लास्ट ऑब्जेक्ट को आपको करना है अनहाइड, तो आप यहाँ पे जाएंगे। एंड अगर आप सभी को अनहाइड करना चाहते हैं, मतलब अभी तो मैंने एक ही किया है यहाँ पे, इनकेस आपने 1 2 3 या फिर 3 से ज़्यादा आपने यहाँ पे हाइड किए हुए हैं, तो आप ऑल पे भी जा सकते हैं। तो मैं कोई सी भी ऑप्शन पे जा सकती हूँ बिकॉज एक ही ऑब्जेक्ट है मेरा, तो मैं यहाँ पे ऑल पे कर दिया मैंने, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपकी अनहाइड हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको वर्क करना है। आपको लॉक करना है, आप इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद क्या होगा, ये चीज़ आपकी सिलेक्ट तो हो जाएगी बट इस पर आप कोई मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड मैंने सिंपली क्या किया, इसको सबसे पहले राइट क्लिक किया और मैंने इसको एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। एक छोटा सा मैंने चीज़ किया यहाँ पे। अभी सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ना लॉक कर दिया। अभी मैं इसके ऊपर कोई मॉडिफाई नहीं कर सकती। यहाँ पे देखिए मैं, देखो कुछ इस तरीके से है ना। अभी मैं मूव करना चाह रही हूँ तो ये मूव नहीं होगा। मूव क्या होता है, आप किसी ऑब्जेक्ट, अभी देखो मूव का मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस करना, राइट। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे इसको ना यहाँ से हटा के यहाँ पे रखना है, तो मैं किस कमांड का यूज़ करूँगी यहाँ पे, मूव कमांड का। बट ये ऑप्शन ही आपका लॉक है तो ये विजिबल नहीं होगा, इस पर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जो रेड कलर का आपको यहाँ पे विजिबल होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं, तो वो अगर रेड कलर का है मीन्स वो लॉक्ड है। और अगर आपको उसको अनलॉक करना है तो आप एंटिटी इन्फो से भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, तब यहाँ से भी उसको अनलॉक कर सकते हैं। लॉक अनलॉक में फ़र्क क्या होगा, जो लॉक रहेगा आपका ऑब्जेक्ट वो आपको रेड कलर की उसमें हाईलाइट में विजिबल होगा, एंड जो अनलॉक होगा वो आपको यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट में विजिबल होगा लाइंस के अंदर। अभी आप मूव करना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और आप कहीं से भी इसको मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अभी यहाँ पे हम लोग एक एक जो हमारे टूल्स हैं, मतलब एक एक के ऊपर हम वर्क करेंगे। सिलेक्शन का टूल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल टाइम क्लिक करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है, अगर आप उस पर डबल क्लिक करते हो वो कैसे वर्क कर रहा है, आप उस पर 3 टाइम्स क्लिक करते हो वो कैसे वर्क कर रहे हैं, अगर आप टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जा रहे हैं या फिर आप बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इरेजर का टूल, हम इरेजर जो टूल उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे 3 ऑप्शंस के बारे में, दैट इज लाइन, आर्क एंड रेक्टेंगल। मतलब शेप्स है तो उसमें अलग अलग ऑप्शन आपके पास होते हैं, रेक्टेंगल भी होता है, सर्कल भी होता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, जैसे सिलेक्शन वाला टूल है, यहाँ पे आपको कोई एरो नहीं मिल रही होगी, बट लाइन वाले टैब में भी है, आर्क वाले टैब में भी है और आपके पास यहाँ पे शेप्स वाले टैब में भी है। तो जहाँ पे भी आपको एरो दिख रही है ना, मतलब इस टूल के अंदर और भी ऑप्शंस आपके पास हैं। तो मैं यहाँ से क्या किया, मैंने लाइन टैब में गई एंड मैंने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, लाइन एंड सेकंड क्या मिल गया, फ्री हैंड। इसी तरीके से आर्क है, तो आर्क के अंदर भी एरो है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल गए, आर्क मिल गया, 2 पॉइंट आर्क मिल गया, 3 पॉइंट आर्क मिल गया, पाई मिल गया। इस तरीके से रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल है, रोटेटेड रेक्टेंगल है, सर्कल है, पॉलीगन है। तो ये इन 3 चीज़ों के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर कोई भी ऑप्शन पे आप जाते हैं और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब वो क्या है, उसका एक शॉर्टकट असाइन है, तो आप यहाँ से नहीं पिक करना चाहते किसी ऑप्शन को, तो अभी लाइन के लिए क्या है, एल एंटर है, मैंने यहाँ से नहीं पिक किया। अभी मुझे करना क्या है, लाइन कमांड को एक्टिवेट करना है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ, या इवन मैं एल प्रेस करूँगी तो यहाँ पे आपका वो लाइन कमांड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अभी लाइन को क्रिएट करने की भी अलग अलग ऑप्शन है, जैसे हमने एक अभी देखा कि आप क्लिक कीजिए, फर्स्ट क्लिक कीजिए, सेकंड क्लिक कीजिए, थर्ड क्लिक कीजिए, है ना। तो एक तरीका तो ये है।
दूसरा तरीका आप यहाँ पे आप देखिए, अगर मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल ए क्या होता है, कंट्रोल ए से जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे बने हुए हैं, आपकी सीन के अंदर अवेलेबल हैं, सभी ऑप्शन आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट किया मैंने, सिंपली इसको डिलीट कर दिया। अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो आपकी जो यहाँ पे गर्ल थी ये लॉक थी, है ना, तो लॉक करने के बाद क्या हुआ, ये डिलीट नहीं हुई है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे आप देखिए आपके पास 3 कलर की लाइन विजिबल होंगी, एक रेड लाइन आपके पास है, एक ग्रीन लाइन है और एक आपके पास यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन है। अब ये तीनों लाइन क्या है, ये तीनों लाइन एज एन एक्सिस यहाँ पे वर्क कर रही है। एक्सिस जैसे एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और जेड एक्सिस होती है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको लाइंस मिलती है। आपकी रेड कलर की लाइन है ये एज एन एक्स एक्सिस आपकी वर्क करती है, जो ग्रीन वाली लाइन है वो आपकी एज एन वाई एक्सिस मूव करती है, वर्क करती है, और ब्लू वाली जो लाइन है वो आपकी हाइट में वर्क करती है, मीन जेड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको है ना इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनानी है। तो मैं करूँगी क्या, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अभी आप यहाँ पे देखिए मैं कहीं पे भी लाइन कमांड पे मैं गई, मैंने कहीं पे भी अपने वर्क स्पेस के अंदर क्लिक कर दिया, तो अभी देखो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। बट जैसे ही मैं इस रेड लाइन के पैरेलल जाऊंगी ना, तो यहाँ पे आपको रेड कलर की लाइन विजिबल हो जाएगी। मैं ग्रीन एक्सिस के पैरेलल जा रही हूँ वाई एक्सिस की, तो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है। आप ब्लू वाली लाइन में जा रहे हो तो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मूव करना तब यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी वो पैरेलल नहीं जा रही, तो आप करेंगे क्या, आपके पास कीबोर्ड के अंदर एरो जो ऑप्शंस होते हैं ना, एरो बटन्स होते हैं, वो आपके एज एन एक्सिस को लॉक करने के लिए, कि अगर आपको एक्सिस को लॉक करना है तो आप डायरेक्टली उन ऑप्शंस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे टॉप एरो को प्रेस करती हूँ, टॉप किसके लिए, आपकी ब्लू एक्सिस के लिए, तो मैं कर्सर को कहीं पे भी मूव कर लूँ बट आपकी लाइन ओनली कुछ डायरेक्शन में मूव करेगी, ब्लू एक्सिस के अंदर। अगर मैं यहाँ से राइट एरो को प्रेस करती हूँ तो राइट एरो किसके लिए मूव कर रहा है, आपका रेड एक्सिस के लिए। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट एरो को प्रेस करूँ तो वो किसके लिए मूव कर रहा है, आपका यहाँ पे ग्रीन एक्सिस के लिए। अभी मुझे करना क्या है, ग्रीन एक्सिस के अंदर मुझे 10 फीट मूव करना है, तो मैंने यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ से एस्केप किया। अगर आपको किसी कमांड से बाहर आना है तो आप सिंपली एस्केप कर सकते हैं या फिर आप स्पेस बटन को प्रेस कर सकते हैं। अभी 2 ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन में कहीं तो डिफरेंस होगा। अगर मैं यहाँ पे एस्केप करती हूँ तो ओनली आप उस लाइन से यहाँ पे बाहर आए, बट फिर भी आपकी जो कमांड थी वो यहाँ पे एक्टिवेट रही, लाइन रही। अगर मैं सेम चीज़ मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अभी मुझे कमांड से ही बाहर आना है, मतलब मुझे ओनली लाइन वाली कमांड से बाहर नहीं आना है, मतलब मुझे ये क्रिएशन वाला मेथड ही नहीं चाहिए, मेरे को ये टूल पे वर्क नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे स्पेस बार को प्रेस करूँगी, तो अभी आप देखेंगे कि जो आपका सिलेक्शन वाला टैब था ना वो यहाँ पे ओपन हो गया। तो मैंने क्या किया, लाइन में गई, मैंने एल को यहाँ पे प्रेस किया तो आपकी लाइन कमांड आ गई। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड मुझे ग्रीन एक्सिस में मूव करना, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेफ्ट एरो को प्रेस करूँगी तो मेरे ग्रीन एक्सिस लॉक हो गई। अब मैं कहीं पे भी मूव कर रही हूँ बट मेरी लाइन ओनली किस डायरेक्शन में बन रही है, ग्रीन डायरेक्शन के अंदर। मेरे को 10 फीट यहाँ पे लाइट बनानी है, जो मेरी लाइन होगी मुझे उसकी लेंथ यहाँ पे 10 फीट चाहिए, बॉटम में भी देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ 10 फीट आया, थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, थोड़ा सा मैंने कम किया बट वो एग्जैक्ट नहीं आया, वो 9 फीट एंड 11 समथिंग इंचेस आ गया। मेरे को एग्जैक्ट 10 फीट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली कीबोर्ड पे 10 फीट को टाइप करूँगी एंड मैं सिंपली यहाँ से एंटर कर दूँगी। तो अभी जो आपकी ये लाइन बनी है ये एग्जैक्ट 10 फीट की लेंथ की है। मेरे को रेड डायरेक्शन के अंदर जाना है, मेरे को रेड डायरेक्शन के अंदर 5 फीट का चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ से 5 फीट टाइप करूँगी और यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगी। तो आपकी लाइन किसकी लेंथ की बन गई, 5 फीट की। अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये जो मैंने लाइन बनाई है ये मेरा क्लोज नहीं है, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं ना। अगर मेरे को इसको क्लोज करना है तो मैं करूँगी क्या, यहाँ से लाइन में जाऊँगी। अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही करना है, अगर आप बाद में वर्क करते तो भी आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, अभी मुझे किस डायरेक्शन मूव करना है, ग्रीन डायरेक्शन के अंदर। मुझे नहीं पता कि ये लाइन कितनी है, मेरे को इस पॉइंट के एग्जैक्ट यहाँ पे चाहिए, तो मैं करूँ क्या, मैंने यहाँ से सबसे पहले ग्रीन एक्सिस को लॉक किया। लॉक करने के बाद मैं इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगी ना, तब यहाँ पे आप देखिए एक ग्रीन कलर का डॉट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट।
एंड जो मेरी लाइन यहाँ पे बन रही है वहाँ पे आपको एक रेड कलर का डॉट मिलेगा। मतलब क्या होगा कि ये दोनों से एक दूसरे के साथ स्नैप कर गई। स्नैपिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप ऑटोकैड के साथ फैमिलियर है तो आप लोगों को पता होगा स्नैपिंग क्या होती है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी मर्ज हो गया तो मेरा क्या हो गया, क्लोज शेप बन गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लाइन के साथ साथ मेरा एक फेस भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो है लाइन के बारे में। इसी के अलावा एक आपके पास ऑप्शन होता है फ्री हैंड का। तो लाइन आपका कॉर्नर टू कॉर्नर वर्क करता है। जैसे एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बिल्कुल अलग अलग यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर मैं यहीं पे फ्री हैंड का यूज करती हूँ, मैंने इस एरो के ऊपर क्लिक किया, मैंने फ्री हैंड का ऑप्शन दिया। अभी आपको करना क्या होगा, उसमें ड्रैग करके आप वर्क करें तो आप फ्रीली यहाँ पे मूव कर सकते हैं। कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप इसमें इजीली वर्क कर पाएंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लोज हो गया, जैसे यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर क्लोज हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे एक फेस भी बन जाएगा कुछ इस तरीके से। इसी के अलावा बाकी के ऑप्शन होते हैं, आर्क हो गया जैसे, है ना। तो आर्क के अंदर आप किसी आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी सबसे तीनों ही जो आर्क के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, उन तीनों में ही आपकी यहाँ पे आर्क ड्रॉ होती है। बट सबसे ज़्यादा जो आपकी वर्क होती है वो आपकी 2 पॉइंट आर्क होती है। इसके लिए शॉर्टकट क्या असाइंड है, ए। तो आप ए को प्रेस कर लीजिए या फिर सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर चले जाइए। मैंने यहाँ पे आर्क को लिया, 1 बाय 1 करके करता है इसको। तो मैंने आर्क पे गया, तो 1 पॉइंट आर्क है ना, 1 पॉइंट आर्क, 2 पॉइंट आर्क, 3 पॉइंट आर्क। तो 1 पॉइंट आर्क है तो कैसे वर्क करेगा कि आपने फर्स्ट पॉइंट दिया ओरिजिन, ठीक है। तो ये आर्क क्या है, बेसिकली किसी सर्कल में से कोई छोटी सी लाइन। तो सबसे पहले आपको ओरिजिन देना पड़ेगा, देन कितनी लेंथ पे आपको यहाँ पे चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट एंड देन आपका यहाँ पे सेकंड पॉइंट। तो ये जो आप पहला पॉइंट यहाँ पे देंगे ना, ओरिजिन के बाद वाला, यही आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्क करता है जिस तरीके से। तो जितने भी आपको यहाँ पे चाहिए, अभी आप यहाँ पे एंगल भी देख सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ऐसे आप 1 पॉइंट आर्क बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 पॉइंट आर्क जाते हैं तो आप फर्स्ट पॉइंट देंगे। अभी ये वाला फर्स्ट पॉइंट और ये वाला सेकंड पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने दिया, देन सेकंड पॉइंट दिया। अभी आपको ओरिजिन बताना है कि आर्क है तो ये कितना इसका ओरिजिन रहेगा, उसी हिसाब से यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो जाएगी। अगर आप 3 पॉइंट आर्क पे जाते हो तो आप 3 पॉइंट आर्क के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी आप 1 पॉइंट देंगे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देंगे और कुछ 3 पॉइंट इस तरीके से। सबसे ज़्यादा फैमिलियर होती है ज़्यादातर लोगों के लिए, और यहाँ पे 2 पॉइंट आर्क होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पाए का। पाए क्या करता है, जैसे हमने ये यहाँ पे बनाया है ना, मैं आपको एक दिखा दी, जैसे आर्क मैंने लिया इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं तो इसका ओरिजिन लाई कर रहा होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मतलब क्लोज कर दूँ इस शेप को, लाइन गई मैं यहाँ पे, तो इसका ओरिजिन आपको दिख गया। स्नैपिंग इसने यूज कर लिया, तो इस टाइप का कोई शेप होगा ना, ये इसको हम पाए बोलते हैं। तो आपको डायरेक्टली बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, ओरिजिन दिया आपने, फर्स्ट पॉइंट दिया और कुछ इस तरीके से सेकंड पॉइंट दिया, तो वो डायरेक्टली उसी टाइप के शेप को यहाँ पे बना देता है। तो आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे लाइन कमांड के अंदर हमने क्या किया था, कीबोर्ड के थ्रू डायमेंशन दिया था, आप यहाँ पे आर्क के थ्रू भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे गई आर्क पे, मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, तो मेरे को लेंथ यहाँ पे कितनी चाहिए ओरिजिन से, तो मैंने दे दी मुझे 10 फीट चाहिए, या फिर फॉर एग्जांपल मेरे को 6 फीट चाहिए, तो मैं 6 फीट यहाँ पे टाइप करूंगी, मैंने एंटर कर दिया, तो 6 फीट की ऑलरेडी डिस्टेंस यहाँ पे बन गई। मतलब अभी आपका क्या हो गया, इस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपका 6 पॉइंट है। अभी एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये आप बताएंगे। तो एंगल मेरे को चाहिए 45 डिग्री, तो मैं 45 टाइप करूंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एक आपकी आर्क यहाँ पे ड्रॉ हो गई। इसी तरीके से बाकी के ऑप्शन में भी आप यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से आपके पास यहाँ पे कुछ इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे आप रेक्टेंगल पे वर्क कर सकते हैं। रोटेटेड रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, पॉलीगन होता है। रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट क्या असाइंड है आपके पास, यहाँ पे आर, तो आप आर एंटर कर लीजिए या फिर सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर आप फर्स्ट क्लिक देंगे एंड देन सेकंड क्लिक देंगे तो कुछ इस तरीके से आपका एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा। एंड रेक्टेंगल बनने के बाद ये तो है एक डायरेक्ट मेथड कि आपने फर्स्ट क्लिक दिया, सेकंड क्लिक किया। कीबोर्ड के थ्रू कैसे करना है, आप यहाँ पे कहीं पे भी ओरिजिन दे दीजिए एंड देन यहाँ पे आपको डायमेंशन दिखेंगे। डायमेंशन के अंदर 2 चीज़ें दिख रही है, पहले एक डिस्टेंस है, देन कोमा है, देन सेकंड डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है इसकी एक एंड सेकंड आपकी यहाँ पे विड्थ है। तो मेरे को 5 फीट बाय 5 फीट का रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं करूँगी क्या, 5 फीट टाइप किया, कोमा एंड सिंपली यहाँ पे 5 फीट टाइप किया और सिंपली मैंने इसको एंटर कर दिया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका बन गया।
तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको सेंटर से रेक्टेंगल को बनाना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आर को प्रेस किया तो रेक्टेंगल कमांड आपकी एक्टिवेट हो गई। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस कर देती हूँ ना, तो अभी जो आप सर्कल यहाँ पे बनाएंगे वो आपके सेंटर से बन रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, वापस से देखिए, है ना। तो मतलब मेरे को एक पॉइंट दिया एंड देन सेकंड पॉइंट दिया। वहीं पे अगर मैं वापस से कंट्रोल को प्रेस करती हूँ तो कॉर्नर टू कॉर्नर बनेगा। आपने पहला पॉइंट कॉर्नर में दिया एंड देन आपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट कॉर्नर में दिया। कंट्रोल को फिर से मैं प्रेस करके दिखाती हूँ आपको, अभी ये सेंटर के थ्रू बन रहा है। तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से एक रोटेटेड रेक्टेंगल आता है। रोटेटेड रेक्टेंगल क्या होता है, किसी एंगल के अंदर अगर आपको किसी रेक्टेंगल को बनाना है, जैसे यहाँ पे आप जाएंगे, मैंने ये वाला जो मेरा ऑप्शन है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पुश पुल का, आप इसको यूज़ कर लीजिए। इसमें भी सेम है कि अगर आपको डिस्टेंस पता है, मेरे को 10 फीट यहाँ पे मूव कराना है, तो मैं डायरेक्टली 10 फीट भी यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली हाइट यहाँ पे बन जाती है। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, 2 to 3 टाइम राइट क्लिक कीजिए, इसको ग्रुप में बना दीजिए। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है, बट मुझे उसका एंगल यहाँ पे चाहिए, मतलब स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे थोड़े एंगल के अंदर चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसका यूज़ करूँगी, रोटेटेड रेक्टेंगल का। यहाँ पे आप जाएंगे, एंगल आप यहाँ पे बता दीजिए कुछ इस तरीके से। ये देखो, दिख रहा है आपको, वो स्ट्रेट नहीं है, वो किसी के एक एंगल के अंदर है, एक डिफाइंड एंगल के अंदर है। तो ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से और ऑप्शन आपके पास होते हैं, सर्कल है, सर्कल की लेफ्ट पर सी यहाँ पे कमांड होती है, एक शॉर्टकट होता है, आप सी को यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए सर्कल में जो साइड्स है वो भी मैटर करती है। साइड्स क्या होती है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आर्क यहाँ पे बनी हुई है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अलग अलग यहाँ पे लाइंस बनी हुई है, तो इसको हम बेसिकली साइड बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तब यहाँ पे आप देखो, आपको सर्कल तो आपका बन गया, बट ये लाइंस आपकी विजिबल हो रही है। ये किसकी वजह से, बिकॉज इसकी साइड्स कम थी, तो मैंने यहाँ पे गई एंड इसकी साइड 24 थी, तो मतलब 24 यहाँ पे ये लाइंस आपकी है। मेरे को स्मूथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसको बढ़ा दिया, मैंने 60 कर दिया। अभी मैं सेम सर्कल बना रही हूँ, बट अभी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, हल्का से यहाँ पे बढ़ गया। आप और यहाँ पे रेडियस बढ़ा दीजिए, सॉरी साइड्स बढ़ा दीजिए, हुआ ही नहीं 60। ठीक है, अभी हो गया। अभी आप बना के देखिए, इसको भी आप लॉक कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे हमने लाइन को लॉक किया था, आप यहाँ पे रेक्टेंगल को, सर्कल को, सभी को कर सकते हैं। अगर आपको ब्लू डायरेक्शन में चाहिए, आप टॉप को प्रेस कीजिए, इस एंगल में आपको चाहिए आप ग्रीन को यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। इसको आप प्रेस करेंगे तो रेड में आपका बन जाएगा, टॉप से करते तो इस तरीके से बन जाएगा, जिस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ऐसे आप वर्क कर सकते हैं सर्कल के लिए। एंड आप डायरेक्टली मेजरमेंट भी दे सकते हैं, जैसे मैंने साइड यहाँ पे कर दी 100, अभी मैं बनाऊंगी, फर्स्ट क्लिक किया एंड देन मैंने इसको यहाँ पे सिंपली सेकंड क्लिक किया, तो कुछ इस तरीके से। इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन आपके पास पॉलीगन का होता है। पॉलीगन बेसिकली सर्कल जैसा ही कमांड है, बट उसमें साइड्स आपके यहाँ पे कम होती है, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। आपको 4 चाहिए, 5 चाहिए, तो आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो आई होप ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी जस्ट मैंने आपको इन सभी ऑप्शन को ओवरव्यू दिया है। इन ऑप्शन को यूज़ करके आपको ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करना है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग अपने माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी? मैडम ये फाई का क्या यूज आता है, कहाँ पे यूज करते हैं फाई को? जो पाई आपकी कमांड होती है ना, जी, हर एक ऑप्शन का अपना अपना यूज होता है। कहीं पे आपको कुछ इस टाइप का शेप बनाना है, आप बिल्डिंग यहाँ पे बना रहे हैं, आपने बिल्डिंग में भी देखा होगा इस टाइप की बिल्डिंग्स होती है। जैसे मैं आपको शो कर देती हूँ, यहाँ पे आप गए, पाई कमांड आपने लिया, ये देखिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक आर्क एक और यहाँ पे बना लिया, इस तरीके से बनाया आपने। मैंने इसको इरेजर लिया, इरेजर ई एंटर होता है इसका, मैंने इस लाइन को यहाँ पे डिलीट कर दिया। कुछ इस टाइप का शेप आप बनाना चाहते हैं, आप शेप बनाइए, यहाँ पे पुश पुल वाला ऑप्शन लीजिए और कुछ इस तरीके से उसको एक्सट्रूड कर लीजिए। तो इस टाइप की बिल्डिंग्स तो आपने देखी होगी इंस्टा पे या फिर गूगल पे, कहीं पे भी इस टाइप का बिल्डिंग्स वगैरह होता है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई छोटा सा कंपोनेंट बनाना है, मतलब कोई डेकोरेटिव कंपोनेंट बनाना है आपको, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये तो बस एक ऑप्शन है, कैसे आपको यूज़ करना है वो सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप वर्क करना चाहते हैं इस पर। ओके मैडम, थैंक यू। हाँ जी।
बाकी अभी तो मैंने आप जैसे आपको ओवरव्यू बताया इन सभी कमांड का। इनके थ्रू जैसे 1-2 टूल और है मॉडिफाई के, हम उससे वर्क कर लेंगे। देन हम डिफरेंट कंपोनेंट को जनरेट कैसे करना है, जैसे चेयर हो गई, टेबल हो गई, इसी तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो उस पर भी हम लोग उस पर ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसे बनाना है उस पर। हेलो हाँ जी। मैम, वो जो एक्सेस लॉक करने का ऑप्शन था हाँ जी। उसमें सिर्फ एक बार जो एरो की क्लिक करके मतलब छोड़ देना है ना? हाँ जी, जस्ट आपको क्लिक करना है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यू नो वी हैव टू होल्ड इट। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे देखो मेरे को रेड कलर की डायरेक्शन में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से राइट एरो को प्रेस किया। अभी मैंने प्रेस किया, मैंने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया, मैंने मेरे हैंड को वहाँ से रिमूव कर दिया। आप क्लिक कीजिए और सिंपली आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके जी, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम ये जो भी टूल्स है मैं इसको स्मॉल कैसे करता है एक बार बता देंगे क्या मैं वापस से? जी, बता देंगे बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास होता है विंडो का। विंडो के टैब में जैसे आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रेफरेंसेस का। विंडो में जाना है, प्रेफरेंसेस के ऊपर जाना है। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे टूल पैलेट के ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज लार्ज टूल बटन का। तो ये बेसिकली क्लिक रहता है, तो आपको इसको अनटिक करना है और सिंपली इसको ओके कर देना है। ये करना है, ये टिक रहेगा, आपको उसको अनटिक करके ओके करना है। विंडो में आप जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे आप जाएंगे और यहाँ से आप उसको अनटिक कर देंगे। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? इन्वर्ट एक और एक्सप्लेन करो। देखो हाँ जी, अदिति आप बोलिए क्या कह रहे हैं आप? इन्वर्ट यस मैम। मैम एक बार यूनिट सेटअप हो जाती है स्टार्टिंग में। हाँ जी, अगर आप बाद में चेंज करना चाहते हैं उसे। मैम एक बार बिगिनिंग में यूनिट सेटअप, हाँ बाद में चेंज करना चाहे तो कैसे होती है मैम? हाँ जी, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे विंडो टैब में आप जाएंगे ना, ये यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मॉडल इन्फॉर्मेशन का। मॉडल इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं कि कोई भी आप यहाँ पे मॉडल को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है यूनिट का। तो यूनिट पे आप जैसे ही जाएंगे तो फॉर्मेट के अंदर आपको मिलता है कि आर्किटेक्ट है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है। तो आप डेसिमल में वर्क करना चाहते हैं, डेसिमल को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे इंचेस में मिल जाएगा, फिट मिल जाएगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सारे ऑप्शन है। तो जैसे मेरे को सेंटीमीटर पे वर्क करना, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और मैं सिंपली यहाँ से इसको क्रॉस कर दूँगी। अगर मैं अभी किसी पे भी जाती हूँ, अभी आप देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको शो करेगा। पहले अगर आपको वापस से फिट में करना है तो आप करेंगे क्या, सेम तरीका है, विंडो में जाइए, यहाँ से मॉडल इन्फॉर्मेशन पे जाइए और यूनिट सेटअप में इसको डेसिमल की जगह आर्किटेक्ट कर लीजिए। अभी आप क्रॉस कर दीजिए। अभी आप किसी भी शेप को बनाएंगे तो वो आपको फिट इंचेस में दिखेगा, कुछ इस तरीके से। मतलब जितने भी बार आप चेंज करना चाहते हैं आप इसको ईजिली कर सकते हैं। मैम आवाज सुनाई दे रहा है? एग्जिस्टिंग कोई ड्राइंग बनी है तो उसका चेंज हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है। हाँ जी, बताइए। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। जी मैम, मैं अभी फीट और इंचेस में वर्क करना चाहता हूँ, तो ऑटोकैड की फाइल किस में होनी चाहिए मैम? किस यूनिट में होनी चाहिए? देखो ये डिपेंड करता है। अगर आपकी ऑटोकैड की फाइल फिट इंचेस में है तो आपको स्केचेस में भी फिट इंचेस पे वर्क करना है। अगर आपकी ऑटोकैड की फाइल सेंटीमीटर पे है बट फिर भी आप फिट इंचेस पे वर्क करना चाहते हैं तो पहले आप उसको सेट कीजिए ऑटोकैड के अंदर फिट इंचेस के अंदर, देन बाद में आपको उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे कराना है वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। जी मैम, तो उसका दिखा दीजिए मैम थोड़ा। हाँ, वो ना आप जैसे अभी हम लोग स्टार्ट ही किया है ना हम लोगों ने, तो एक हाँ, क्लास के बाद वो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी ठीक है। इन्वर्ट कमांड। डैनिश आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं, रिपीट करेंगे प्लीज? मैम इन्वर्ट कमांड और एक बार, इन्वर्ट जो है रेक्टेंगल था ना, हाँ जी। हाँ वो और एक बार एक्सप्लेन कीजिए। हाँ देखिए,
जैसे ये कोई भी आपका बॉक्स था, अगर आपको इसके अलावा भी देखो कितने सारे कंपोनेंट है, मेरे को इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं एक एक करके सिलेक्ट नहीं कर सकती। आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके आप उसको इन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हैं, इन्वर्ट सिलेक्शन, तो इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप यहाँ पे शॉर्टकट का यूज करेंगे, दैट इज Ctrl+Shift+I। तो Ctrl+Shift+I करेंगे तो भी आपका इन्वर्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। आपको डिलीट करना है, मूव करना है, स्केल करना है, वो सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हो उसको। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। इसके अलावा आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है? मैम वो अनहाइड हाइड का शॉर्टकट की क्या है? हाइड अनहाइड का वो तो डायरेक्ट होता है, हाँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ठीक, ओ मालूम है, राइट क्लिक, ठीक है। हाँ राइट क्लिक करके ठीक है। और एक तो बोल रहे थे जो कंट्रोल प्रेस करके जो रेक्टेंगल बना रहे थे ना, कॉर्नर टू कॉर्नर, हाँ जी, वो थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी। देखो सबसे पहले आप रेक्टेंगल पे जाएंगे, आर को आप प्रेस कर सकते हैं या फिर आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखो कॉर्नर टू कॉर्नर मूव कर रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो रेक्टेंगल का आपके पास सिंबल यहाँ पे विजिबल हो रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे जो आपका पॉइंट है वो कहाँ पे है, रेक्टेंगल के कॉर्नर पे है। कॉर्नर पे है तो क्या होगा, कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करेगा। फर्स्ट क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे, यहीं पे आपको चाहिए कि सेंटर से मूव करना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस कर दीजिए। अभी आप देखिए ध्यान से कि आपका पॉइंट कहाँ पे है, जबकि पेंसिल है उसकी यहाँ पे जो निप है वो कहाँ पे है, उस रेक्टेंगल के सेंटर पे है। तो अभी वो सेंटर टू सेंटर मूव कर रहा है, सॉरी सेंटर से मूव कर रहा है। यहाँ पे कैसे मूव कर रहा था, कॉर्नर टू कॉर्नर। चेंज करना है इसलिए कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। इसके अलावा आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? नो मैम। ओके, सो आई होप सभी के क्लियर होंगे डाउट। अगर मैम ये रिकॉर्डिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए रियली सॉरी, आप लोगों को कल तक मिल जाएगी इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी एंड कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी। क्योंकि मैम मैं आज क्लास ले नहीं पाया क्योंकि जॉब करता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम एडजस्ट कर नहीं हो पाता। नहीं कोई तो बात रिकॉर्डिंग उस पर अपलोड होगी या नहीं होगी मैम? रिकॉर्डिंग आपको अभी तो नहीं हो जाएगी, देखो क्योंकि अभी तो जस्ट रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, है ना। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद उसको रेंडर भी करना होता है, अपलोड भी करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो। तो आपको कल तक मिल जाएगी रिकॉर्डिंग इसकी। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। मैम और कल की जो डे 1 की क्लास है वो रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? वो भी आपको मिल जाएगी, सभी की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगे, जितने भी सेशन आपके पास होंगे ना उन सभी की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी मैम? हाँ ये भी मैं बता देती हूँ। अभी देखो यहाँ पे जैसे आप गए थे ना learn.pts CAD expert वाली साइट पे, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, स्टोर के बटन पे आप जैसे जाते हैं तो ये वाला कोर्स है हमारा स्केचअप वाला। आप इस कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे जैसे नवंबर का फोल्डर, ऐसे ही करके एक जनवरी का फोल्डर आपको मिलेगा। अभी तो क्रिएट नहीं हुआ है बिकॉज कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना उस फोल्डर पे, तो उस फोल्डर की सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको इस तरीके से मिल जाएंगी वहाँ पे डे बाई डे। तो क्लास 1 करके मिल जाएगा, क्लास 2 करके मिल जाएगा। ओके मैम, ओके जी, थैंक यू। वेलकम। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? मैम वो स्टार्टिंग में जो के लिए प्लीज इनस्केप, हाँ जी बताइए। वो स्टार्टिंग में जो इनस्केप का वीडियो जो दिखाया था आपने पीटीएस एक्सपर्ट पे, वो एक बार फिर से बता दें कहाँ पास है साइट पे? कौन सा वीडियो आप कह रहे हैं, इंस्टॉलेशन गाइड वाला? जी, इंस्टॉलेशन गाइड वाला। हाँ जी, देखिए आप कंटेंट स्टोर पे सॉरी आप साइट पे जाएंगे learn.pts CAD expert की साइट पे, तो यहाँ पे स्टोर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक कोर्स आपको मिल जाएगा, एक सेकंड दीजिए, यहाँ पे ये वाला कोर्स है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड। आपको इस कोर्स के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, व्यू ऑल फ्री कंटेंट, एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको रेविट के लिए, एंडस्केप के लिए, वीवी के लिए, सभी के लिए। ओके, थैंक यू। मैम एक बार टूल बार का भी बता दीजिए ना, मैं वो टूल बार कहाँ से आते हैं मैम सारे? हाँ देखो,
आप स्केचअप पे जाएंगे तो यहाँ पे व्यू टैब है ना, व्यू टैब थर्ड वाला ऑप्शन जो मेन्यू बार है आपका, वहाँ पे व्यू टैब के अंदर टूल बार का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो पूरा आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि कौन कौन से प्लगइन आपके पास है, कौन कौन से एक्सटेंशन आपके पास है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी, किसी और को कुछ पूछना है? हेलो बताइए। मैडम, वो सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे पूछना था। अभी मैंने स्केचअप अभी इंस्टॉल कर दिए है, जी, लेकिन वो इंस्केप का 3.2 और वीरे का 5.0 हम सीखने वाले थे, यानी उसकी लिंक अलग से मिलेगी या कैसे करना है मैम? तो लिंक तो आपको मिल गई होगी आई होप, जीमेल मेल पे आपको मिल गई होगी ना लिंक वगैरह। तो मीन्स एक्चुअली वीरे 5.0 और इंस्केप 3.2 की नहीं मिली मैम मुझे। नहीं मिली है आप, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को वापस से प्रोवाइड करा दूंगी, आप सभी को मेल आ जाएगा उसके लिए। ओके, थैंक यू मैम। तो आई होप क्लियर होंगे आप सभी के डाउट। सो अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, सो आई होप सभी की डाउट क्लियर होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप कल सेशन के दौरान पूछ सकते हैं। एंड इवन आप मुझे मैम हाँ जी बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप कब से होंगे मैम? व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं 1-2 दिन के अंदर आपको क्रिएट करवा दूँगी। जी, थैंक यू मैम और कोई ऑप्शन है क्या मैम टूल बार को स्मॉल करने का मैम? बिकॉज मैम वो तो पहले से ही था अनचेक और ऐसा मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा है। तो आप ऐसा कर लीजिए ना कि जो भी टूल आपका यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे वीरे मेरा वर्क नहीं कर रहा है, मतलब वीरे में मैं वर्क नहीं कर रही हूँ, तो आप टूल बार में जाइए और वीरे के ऑप्शन को यहाँ से हाइड कर दीजिए इस तरीके से। तो वीरे के ऑप्शन आप ही हट जाएंगे। 1001 टूल पे आप वर्क नहीं कर रहे तो आप इसको यहाँ से अनचेक कर दीजिए। एंडस्केप पे आप वर्क नहीं कर आप इसको अनचेक कर दीजिए। आपको चाहिए तो आप वापस से वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वर्क स्पेस तो आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। और एक आपके पास यहाँ पे माइट्रे वाला ऑप्शन होता है तो यहाँ से वो हो जाएगा। अभी आप ये देखो आपका 80 to 85% आपका वर्क स्पेस यहाँ पे बढ़ गया है। इस तरीके से आपको करना है। जो भी आपको यूज़ करना है आप यहाँ से राइट क्लिक कीजिए। जैसे एग्जाम्पल आपको 1001 बिटूल पे वर्क करना है, आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए। यहाँ पे आपका इनेबल हो जाएगा। वर्क हो गया आपका, राइट क्लिक कीजिए, इसको वापस से यहाँ से डिसेबल कर दीजिए इस तरीके से। मैम एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछिए। जैसे मैं डिजाइनिंग करता हूँ अभी, तो मुझे वीरे पे रैबिट वीरे यूज करता हूँ, रैबिट के साथ वीरे। तो उसमें पीछे वाला जो बैकग्राउंड इमेज मुझे अगर कहीं से अच्छी इमेजेस निकालनी है तो वो कहाँ से मिल सकती है? कोई साइट है ऐसे जिसमें बैकग्राउंड इमेजेस जो हम हाउस में लगा सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन? है ना, इवन हमने इसको मैंने इसको इंक्लूड भी किया है पूरी ट्रेनिंग में। तो अब मैं आपको काफ़ी सारी साइट्स बताऊंगी। जैसे पोली हेवन आपको एक साइट मिलती है, आपको HDRI हेवन मिलती है, आप यहाँ पे अलग अलग साइट्स होती है, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको समझा दूँगी कैसे थैंक यू। आपको। हाँ जी, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, सो आई होप किसी और को कोई डाउट नहीं है। ओह जी नहीं मैम। ओके, तो आप लोग लीव कर सकते हैं सेशन को। हम कल की क्लास से कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप कब लोग मुझसे मेल पे मैसेज कर दीजिए अभी के टाइम के लिए, तो देन आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं।